नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। जहां एक ओर वजीरिस्तान पाकिस्तान के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है, वहीं हालात से जार जार हो रहे पाकिस्तान ने इस हालात के लिए भारत को ही दोषी ठहरा दिया है। असल में वजीरिस्तान में एक के बाद एक आत्मघाती हमलों ने पाकिस्तानी सेना के हौसलों को पस्त कर दिया है। वजीरिस्तान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित एक पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र है, जहां ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा लगती है। वजीरिस्तान कई वर्षों से अशांति और हिंसा का केंद्र रहा है, जिससे पाकिस्तान के लिए बड़ी रक्षा चुनौती बन गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में शनिवार को एक आत्मघाती हमले में 13 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। यह आत्मघाती हमला पाकिस्तानी सेना के लिए कोई नया नहीं है। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR के मुताबिक चरमपंथियों ने मीर अली में विस्फोटकों से भरा एक वाहन सुरक्षा बलों के काफिले से टकरा दिया, जिसके बाद से 13 पाकिस्तानी जवान मारे गए। वजीरिस्तान में हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर समूह के आत्मघाती इकाई ने ली है। यह तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने वजीरिस्तान में हुए इस आत्मघाती हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तानी सेना की ISPR ने आरोप लगाया कि यह हमला भारत प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किया गया है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR मानती है कि जो भी अभी इस समय पाकिस्तान में आतंकवादी घटना हो रही है, उसके लिए केवल भारत जिम्मेदार है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में चरमपंथियों का पीछा किया और इस दौरान 14 चरमपंथियों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के वजीरिस्तान में हुए आत्मघाती हमले के लिए पाकिस्तानी सेना ने भारत को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हमने पाकिस्तानी सेना का आधिकारिक बयान देखा है, जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया गया है। हम इसे पूरी तरीके से खारिज करते हैं। पाकिस्तान का यह नैरेटिव हमेशा रहा है, जिसमें वह अपने अनरेस्ट को इंडिया पर ब्लेम करता है, खास तौर पर वो अनरेस्ट जो बॉर्डर रीजन में होता है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान यह आरोप भारत पर इसलिए लगा रहा है चूंकि पहलगाम हमले में वह अपनी भूमिका का बचाव कर सके। भारत ने पूरी दुनिया को ये सबूत दिया है कि पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को शरण दे के रखी है, जिन्होंने पहलगाम में निर्ममता पूर्वक महिलाओं के सामने पुरुषों की हत्या कर दी। आपको बता दें कि वजीरिस्तान में अक्सर कहीं न कहीं पाकिस्तानी सेना बलों पर हमले की खबर आती रहती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान आंदोलन, अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क जैसे चरमपंथी गुट यहाँ के लोगों को बंधक बनाने से लेकर लड़ाकों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। 1970 से यह मुजाहिदीन गतिविधियों का केंद्र रहा है। अफगानिस्तान के खिलाफ 1974 में यहीं से लड़ाई शुरू हुई थी। इसके बाद यहाँ विदेशी लड़ाके आ गए। इनमें जर्मनी, उज्बेकिस्तान के भी लड़ाके शामिल थे। उत्तरी वजीरिस्तान में इस समय आतंकवादी गतिविधियाँ काफ़ी तेज हो गई हैं। 2017 में इस इलाके की कमान संभालने वाले पाकिस्तानी सेना के जनरल हसन अजहर हयात कहते हैं कि 2014 से पहले उत्तरी वजीरिस्तान आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र था। इन इलाकों में विरोध करने वालों से पाकिस्तानी सेना ने लड़ा और उन्हें पूरी तरीके से साफ कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने वजीरिस्तान में कई बड़े सैन्य अभियान जैसे ऑपरेशन जरब-ए-आज़म 2014 चलाया, लेकिन आतंकवादी समूहों ने इसका खुलकर और जमकर विरोध किया। इससे सैन्य और स्थानीय लोगों के बीच तनाव बढ़ा। लेकिन जानकार बताते हैं, जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो वजीरिस्तान के बागी भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हो जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने जो कार्रवाई पहले कर रखी थी, उसके खिलाफ लोग पहले से ही हैं। पख्तूनों ने भी कभी भी पाकिस्तान को अपना देश माना नहीं और पाकिस्तानी पंजाबियों से वह बहुत ही नफरत करते हैं। जानकारों की माने तो पाकिस्तान की यही सफाई उसके लिए नुकसानदायक बन गई है। पाकिस्तानी सेना ने कभी भी भारत की तरह आतंकवाद रोधी कार्रवाई नहीं की।
पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में आर्टिलरी विमान से बम बरसाए, बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की मौत हुई। इसके कारण यहाँ के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान भारत पर बिना किसी कनेक्शन के आरोप लगाता रहा है, लेकिन वजीरिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह पाकिस्तानी सेना के फैसलों का परिणाम है। वजीरिस्तान में पाकिस्तान जितना आतंकवादी रोधी कार्रवाई करता है, दूसरी तरफ से वैसा ही जवाब आता है। इसके मुख्य कारण है सुरक्षा बलों को बार बार निशाना बनाया जाता है। किसी भी क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं की वजह सामाजिक और आर्थिक होती है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका अब तक बेहतर सुविधाओं से लैस नहीं हुआ है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तानी क्षेत्र में जब तक मानवाधिकार का हनन, अवैध गिरफ्तारियां और हत्याएं चलती रहेंगी, ये सिलसिला जारी रहेगा। अफगानिस्तान में जब तालिबान सत्ता में आए तो इसके बाद से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हमले काफ़ी बढ़ गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में इस साल 290 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। इस साल अप्रैल में 81 और मई में 85 आतंकी हमले हुए। असल में पाकिस्तानी सेना के साथ पाकिस्तान की सरकार भी अपने लोगों को धोखा दे रही है। पाकिस्तान में नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि अमेरिकी एजेंसियां पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहती हैं और क्षेत्रीय टकराव को भी अपने अनुसार मोड़ दे रहे हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके। पिछले दिनों पाकिस्तान ने दावा किया कि वह ICBM बना रहा है। अमेरिका इसको लेकर चिंतित है। अमेरिका की चिंता का कारण पाकिस्तान को चीन से दिया जा रहा समर्थन है। 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसके कारण कई आतंकवादी वजीरिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। इससे यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बन गया और न चाहते हुए भी पाकिस्तान को अमेरिकी दबाव में इस क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। इसके बावजूद वजीरिस्तान लंबे समय से तालिबान, अल-कायदा और तहरीके तालिबान जैसे अन्य आतंकवादी संगठनों का सुरक्षित ठिकाना रहा है। आज भी ये समूह पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, अक्सर आत्मघाती हमले और हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विदेशी मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रक्षा मामलों के जानकार PC थपलियाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल करोड़ी सिंह जी आपसे, ये जिस तरह का मुहिम चल रहा है, क्या वजीरिस्तान को कोई भी देश अपना सैन्य या कूटनीतिक समर्थन दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जैसे इस क्षेत्र को आतंकवाद का केंद्र मान लिया गया है, मुझे नहीं लगता कोई भी देश खुल के वजीरिस्तान की स्वतंत्रता का या उसकी कार्रवाइयों का समर्थन करेगा। लेकिन इतने बड़े लेवल पर फंडिंग हो रही है और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना को मुखी कहानी पड़ रही है, तो क्या ये वजीरिस्तान अकेले अपने दम पे कर रहा है या वहाँ के संगठन? जी देखिए प्रसून जी, आपने अपनी रिपोर्ट में बहुत ही विस्तार से इसके जो घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह की स्थिति है, वहाँ सूरत हालात हैं, उसके लक्षण बताए। लेकिन इसके कारण क्या है? क्या हम इसको आतंकवाद कहें, और आतंकवाद कहें तो किस रूप में ये आतंकवाद तैयार हुआ? देखिए, जो वजीरिस्तान और वो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा, वो मुख्यतः जनजातीय इलाका है और जनजाति की अपनी एक अलग पहचान होता है। उसमें वो इस्लामिक पहचान को इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और पाकिस्तान के नेशनलिज्म के साथ आप एसिमिलेट हो जाओ, क्योंकि जनजाति की जो पहचान है बहुत गहरी है। तो ये तो एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण हुआ कि वहाँ जनजाति हैं और जो इस्लामिक पहचान है उससे टकराहट की स्थिति है वहाँ के समाज की। दूसरा है पॉलिटिकल पक्ष यह है कि जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में था तो तालिबान को अमेरिका ने और पाकिस्तान ने मिलकर तैयार किया, और ये जो जनजाति है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में है। जनजाति विभाजित है, इंटरनेशनल बॉर्डर से अफगानिस्तान की तरफ भी है और इधर भी है। तो वो जो विभाजित है उसको तालिबान के रूप में तैयार करके यूज किया पाकिस्तान और अमेरिका ने, और यूज करने के बाद देखिए किसी भी
सीधे साधे इंसान को आप यूज करेंगे तो वो जब समझदार बन जाएगा तो आपके अगेंस्ट में भी खड़ा हो सकता है। ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट रहा। तीसरा, आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वो अपनी अलग राष्ट्रीयता मानते हैं, जैसे बलूचिस्तान वाले मानते हैं, सिंध मानते हैं, और हम पढ़ाते हैं पाकिस्तान में कि 5 राष्ट्रीयताओं का सिद्धांत है। पाकिस्तान में 5 राष्ट्रीयताएं हैं। 4 तो है, सिंध है, बलूच है, पख्तून है, पंजाबी है, और 5वां हम मानते हैं ये जो मुहाजिर हैं, पार्टीजन के समय गए पर्टिकुलरली सिंध एरिया में, को अलग राष्ट्रीयताएं मानते हैं। तो पाकिस्तान एक देश बन ही नहीं पाया। ये तीसरा पक्ष है कि वो अलग अलग राष्ट्रीयताएं अपना संघर्ष कर रहे हैं, और उसमें संघर्ष में उनको जो हिस्सेदारी है वो पर्याप्त नहीं मिलती है। हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो टकरार तो होता है। और इसके लिए पाकिस्तानी एक स्कॉलर है, डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस का सिद्धांत दिया था, बहुत पहले का है, उसके बाद और क्राइसिस आ गए, लेकिन उस समय तक उन्होंने सिद्धांत दिया था 6 डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट से लेके आगे तक का विश्लेषण किया था शहीद जावेद बर्की ने। तो अब वो डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस है तो रिसोर्सेज के लेके भी लड़ाई होती है, अविश्वास भी होता है और संघर्ष भी होता है। और चौथा जो भारत वाला पक्ष है, वो पाकिस्तान और भारत के जिस तरह के रिश्ते हैं, पाकिस्तान की पहचान है वो भारत विरोधी होने से ऐसा लगता है पाकिस्तान के हुक्मरान को कि वो मजबूत होती है, तो वो भारत को एक दुश्मन के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। और कहीं भी कोई घटना होती है तो भारत हस्तक्षेप कर रहा है या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान में भी कहते हैं और पख्तूनिस्तान में भी कहते हैं, और अभी जो चाइना में हुआ SCO, वहां भी ये बात उठाई उन्होंने कि भारत हस्तक्षेप करता है। और इससे भी आगे देखिए, जिस दिन वजीरिस्तान में एक घटना हुई उसी समय पाकिस्तान के जनरल है वो कराची में 28 जून को जो नेवल एकेडमी को एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने जिस तरह से कश्मीर के बारे में कहा, जो 16 अप्रैल को भाषण दिया था कि जगलर वेन कह रहे थे कश्मीर को, अब उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर में जो स्ट्रगल है वो लेजिटिमेट स्ट्रगल है। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करता है। आतंकवाद वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया, वो कह रहे हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। तो पाकिस्तान अब भी कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करता है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करेगा। हो सकता है बहुत जल्दी कोई घटना और कर बैठे पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह का उनके जनरल ने 28 तारीख को भाषण दिया है नेवल एकेडमी में, उससे मुझे फिर से कुछ आशंकाएं लग रही हैं। तो ये भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति है, पाकिस्तान का अस्तित्व है, ये तो साफ है करोड़ी सिंह जी, आपकी बात से एकदम साफ है कि शुरू से यह आतंकवादी संगठनों का क्षेत्र रहा है वजीरिस्तान। इसकी जो मूल संस्कृति थी, जिसको वहाँ के शब्दों में जिरगा कहते हैं, यानी बड़े फैसले वहाँ के बड़े बूढ़े लेते थे, जिरगा। लेकिन जब अमेरिका और पाकिस्तान का दखल हुआ इस क्षेत्र में, तो यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन जुड़ गए, जिन्होंने अपना गढ़ बनाया और इस क्षेत्र को पूरी तरीके से आतंकवाद के केंद्र के रूप में तब्दील कर दिया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP यह पाकिस्तान का सबसे प्रमुख और खतरनाक आतंकवादी संगठन है, जिसका गढ़ इसी वजीरिस्तान में है। इसका गठन 2007 में किया गया और पाकिस्तान की सरकार और सेना खिलाफ लगातार हमले करता है। TTP का वजीरिस्तान में बहुत मजबूत प्रभाव है। पाकिस्तानी सेना के लिए बड़ी चुनौती है। यह आत्मघाती हमलों, अपहरण और सीधे हमलों में भी शामिल रहा है। यह इसको अफगानिस्तान के तालिबान शासन से भी समर्थन मिलता है। दूसरा गुट है वजीरिस्तान में हाफिज गुल बहादुर समूह, जिस 28 जून की बात कर रहे हैं, जो हमला हुआ, इसी गुट ने अपना समर्थन और अपनी उस कार्रवाई को बताया कि हमने किया है। यह उत्तरी वजीरिस्तान में सक्रिय एक प्रमुख गुट है जो TTP का पहले हिस्सा था। हाफिज गुल बहादुर इस समूह के नेता हैं और हाल में ही कई आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी भी इसी गुट ने ली है। इसका संबंध अफगानिस्तान के हक्कानी नेटवर्क से है, जो इसे और खतरनाक बनाता है। इसी तरीके का तीसरा जमात उल अहरार, यह भी TTP से अलग हुआ एक गुट है जो 2014 में बना। यह पाकिस्तान में कई बड़े आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार है। अगस्त 2020 में यह समूह फिर से TTP में मिल गया था, जिससे TTP की ताकत और बढ़ गई।
वजीरिस्तान की भौगोलिक स्थिति के कारण यह विदेशी आतंकवादी समूहों के लिए भी एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। जैसे अलकायदा लंबे समय तक वजीरिस्तान में सक्रिय रहा। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान मध्य एशिया से आए समूह के लड़ाके भी वजीरिस्तान में सक्रिय रहे और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ते हैं। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यह चीन के शिनजियांग प्रांत से जुड़ा एक समूह है जिसके लड़ाके भी इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। ये पूरी रिपोर्ट साफ करती है कि किसी भी हालत में भारत को इस क्षेत्र में दखल देने की जरूरत ही नहीं। पीसी थपलियाल जी, जब इस तरीके की परिस्थितियां हों और सेना को अपने ही लोगों को मारना पड़े तो सेना इसे कैसे देखती है, और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे इसका क्या सलूशन देखते हैं आप? जी देखो, वैसे तो जब भी हम लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बात करते हैं और देश की आंतरिक समस्याओं की बात करते हैं तो उसके लिए सेना नहीं बनी है। सेना हमेशा सीमा पार के जो भी समस्याएं होती हैं, जो दुश्मन होते हैं, उनसे लड़ने के लिए, उनसे लोहा लेने के लिए सेना बनी है। लेकिन हम बहुत समय से देख रहे हैं कि सेना का जो प्रयोग है वो आंतरिक स्थिति में भी किया जा रहा है। इवन 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो सेना का प्रयोग किया गया था गोल्डन टेम्पल में, जब सेना घुसाई गई चलती गोलियों में, ऊपर से गोलियां बरस रही थी और हम लोग वहां से एंट्री कर रहे थे, हमारे फौज। इसी तरह से आपने देखा होगा कि फौज को अभी जो समस्या हुई पहलगाम में और जो समस्या हमारी पुलवामा में हुई या कारगिल में हुई, ये तमाम समस्याएं हमारे देश की सरजमीन पे हुई और इन सरजमीन पे हमारी सेना को ऑपरेशन करने पड़े। लेकिन अगर जहां तक हम अभी जो विषय है उस विषय को देखते हैं तो जो क्षेत्र बलूचिस्तान है, ये क्षेत्र अफगानिस्तान से लगा हुआ, पाकिस्तान से भी लगा हुआ है और ये क्षेत्र हमेशा, अगर हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो कितने हमारे मुगल सम्राट, मुगल योद्धा जो भी आए इसी रास्ते से हमारे देश में उन्होंने एंट्री की और अपना साम्राज्य की स्थापना की। ये इतिहास कहता है, चाहे बाबर आया हो, हुमायूं आया हो, तमाम जितने लोग यहाँ पे रहे हैं। लेकिन इन सबसे हटकर इतना इतिहास को समझते हुए भी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं और इसको अपनी राजनीति का अगर हिस्सा बनाते रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कैंसर हम पैदा करने जा रहे हैं। क्योंकि ये बात किसको समझनी है? पाकिस्तान को समझनी है, पाकिस्तानी सेना को समझनी है। देखिए यूरोप को देखिए आप, यूरोप ने अपनी इस कैंसर समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर लिया। फ्रांस है, जर्मनी है, सब इंग्लैंड है, ये जितने इटली है, ये सब अपने आपस में इनकी कोई डिस्प्यूट नहीं होती और ये अपने देश में इन समस्याओं का हमेशा के लिए इन्होंने निवारण किया है। जब ईमानदारी से इन समस्याओं का निपटारा किया जाएगा तो निपटारा हो जाएगा। दिक्कत यही है कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार किसी भी हमले को इसलिए जस्टिफाई नहीं कर पा रही है क्योंकि असल में जो बबूल का पेड़ इन्होंने बोया था अब उसमें आम कहां से होगा। इन्होंने आतंकवाद की जो खेती की वजीरिस्तान में, दुनिया भर के आतंकवादियों को बुलाया, वहां संरक्षण दिया, वहां उनको बसाया। अब वही आतंकवादी उसी चरमपंथी इस्लाम का नाम लेके पाकिस्तान में भी इस्लामिक शासन पूर्ण रूप से लागू करना चाह रहे हैं। वह चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अफगानिस्तान को तब्दील किया गया है इस्लामिक राज्य में, वैसे ही पाकिस्तान भी बने। और पाकिस्तान जानता है कि अगर इस तरह की कट्टरपंथी सोच वाली सरकार बनी या इस तरह की प्रणाली लागू हुई तो पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद हो रहा है, तब उसको महीना भर भी नहीं लगेगा बर्बाद होने में। और बड़ा सवाल यही है कि जो पाकिस्तानी सेना के लोग लाखों की सैलरी लेते हैं, जमीनें उनको मिलती हैं, डीलरशिप भी वही लेते हैं, समझ में ही नहीं आता पाकिस्तानी सेना के लोग देश की रक्षा कर रहे हैं या वहां के डीलर बन गए हैं। ऐसी स्थिति में करोड़ी सिंह जी, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस क्षेत्र से कितना बड़ा खतरा है? देखिए प्रसून जी, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पहले मैं अबलियाल साहब की बात को थोड़ा सा सपोर्ट कर दूं कि उन्होंने कहा कि सेना का यूज, देखिए इतिहास एक चीज हमें बताता है
कि जहां भी घरेलू मामलों में सेना का यूज होता है, क्योंकि सेना दुश्मन से लड़ने के लिए होती है, अपने नागरिकों से लड़ने के लिए नहीं होती है। और सेना से अगर पुलिस का काम लिया जाता है किसी भी जगह तो वो सफल नहीं होता है, उससे स्थिति और बदतर होती है। दूसरा, उन्होंने यूरोप के लिए कहा, देखिए इंसान हो चाहे देश हो, दीवारों से सर टकरा के सीखते हैं। वो तो यूरोपियन कंट्रीज का उन्होंने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बर्बादी के बाद ये सीखा कि हमें शांति से जीना चाहिए। अब आपने कहा कि इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या हो सकते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं, क्योंकि पहले टीटीपी को पाकिस्तान ने पाला, फिर वो टीटीपी के लोगों को यहाँ से अफगानी थे उनको निकालने की कोशिश की, क्योंकि जब तालिबान वहाँ सत्ता में आए 2021 में, तो पाकिस्तान ने तत्काल ये कहा कि पाकिस्तान तालिबान तो हमारी कठपुतली है। पाकिस्तान के ISI चीफ वहाँ चले गए, जो पब्लिसाइज विजिट हुआ, जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर जा रहे हैं कि हम अफगानिस्तान की सरकार चलाएंगे, तो वहाँ रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन होने के बाद में आज तालिबान जो सरकार है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और इसीलिए जो टीटीपी है यहाँ पे वो इसीलिए कर रही है कि यहाँ से वो निकालना चाहते हैं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलके ही तो पाला था उसको। तो निश्चित रूप से इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव तो होंगे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो, लेकिन जितने टेररिस्ट ग्रुप हैं, इस तरह के ग्रुप हैं, उनका भी एक नेटवर्क हो गया है। जैसे देशों के बीच रिश्ते होते हैं, इस तरह के जो ग्रुप हैं उनके भी आपस में रिश्ते हैं। जैसे टीटीपी का है, बलूच लिबरेशन आर्मी से है, या जो सिंध में जो टेररिस्ट ग्रुप है, या अक्रॉस द बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है दूसरे देशों में है, उनके भी उनसे रिश्ते हैं। तो इनका जो टेररिस्ट ग्रुप्स का नेटवर्क बन गया है, वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। करोड़ी सिंह जी, सवाल ये है कि इस नेटवर्क से निपटने का उपाय करेगा कौन? अमेरिका करेगा, पाकिस्तान करेगा, या अमेरिका पाकिस्तान के कंधे पे रख के बंदूक उससे सोल्यूशन लेगा? देखिए, इससे अमेरिका पाकिस्तान या कोई देश नहीं कर सकता। आपको अपने जो लोग हैं, अपने सिटीजन हैं, उनको एक जस्टिस के साथ, सहभागिता के साथ ऐसा विश्वास दिलाना पड़ेगा, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। आप चाहें कि हम टेररिज्म को काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटेजी से खत्म कर देंगे, नहीं होगा। आपको डी रेडिकलाइज करना पड़ेगा, और डी रेडिकलाइज करने के लिए उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, साथ लेके चलना। करोड़ी सिंह जी, असल समस्या तो यही है, असल समस्या यही है। आपने पाकिस्तान ने लगातार वजीरिस्तान में आतंकवाद का पेड़ बोया, बबूल का पेड़ बोया। अब इस आतंकवाद में जो आदमी जीवन भर 30-40 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल आतंकवाद की लड़ाई लड़ा हो, इस्लाम के नाम पे लड़ा हो, आज आप उससे कहते हैं कि नहीं हम अब उदारवाद अपनाएंगे, किस बिना पे वह स्वीकार कर लेगा आपका उदारवाद? और अब तो वह गढ़ हो चुका है। जितने कट्टरपंथी लोग हैं, यही अमेरिका, यही जर्मनी, यही यहाँ के लोग आके यहाँ हथियार चलाना सीखते थे, आतंकवाद फैलाना सीखते थे। अब सवाल यही है पीसी थपलियाल जी कि इसका उपाय आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? जी इसका उपाय है जी, देखिए इस समय अगर आप थोड़ा और अंदर जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि दुनिया में केवल आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद के साथ नक्सलवाद है, नक्सलवाद के साथ उग्रवाद है, और इन तमाम समस्याओं के साथ अगर मानववाद का हाथ और दृष्टि लेकर अगर कोई नेतृत्व चलेगा, तो जो अभी हमारे साथ में जो करोड़ीमल जी जो उन्होंने बात करी है, तो निश्चित रूप से हल निकलेगा। लेकिन आज जो पीड़ित है, आज श्रीलंका करोड़ी पीसी थपलियाल जी, इस तरह से जी आपको मैं फिर बता रहा हूँ, वजीरिस्तान में केवल 1-2 संगठनों के लोग नहीं हैं, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के भी लड़ा के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मध्य एशिया से। वह पाकिस्तान की बात क्यों सुनना चाहेंगे? पाकिस्तान के मानवतावाद पे क्यों काम करेंगे? उनको तो मालूम है कि हथियार के दम पे इस्लाम का शासन करना है, इसी की बात को लेके वो पैसे मिलते थे उनको, और 20-25 साल से यही काम करते रहे। पाकिस्तान के पास तो असल में लगता है कोई उपाय ही नहीं बचा है, आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति है। नहीं बचा है पूंजीवाद। क्या कर आपने देखा नहीं किस तरह से अमेरिका वहां पर इंटरवेन करने आया था, पूरी सेना को लेके आया था। आपने रूस को देखा था कि रूस भी वहां आया, वो के खा के गया। आप ये देखिए जी, यहाँ पे कितने आज चाइना ने ये समझ लिया कि अपनी
वहां कॉन्सेंट्रेट की है, क्योंकि खनिजों में विश्व में सबसे धनी क्षेत्र है ये। तो ये जो शिकार हो रहा है, जो वहां ये सब उत्पत्ति आपको नजर आ रही है, ये उस लड़ाई, इसके पीछे वो खनिजों की लड़ाई है, जिसमें अमेरिका की रुचि है, रूस की रुचि है और साथ में चाइना की रुचि है। और लेकिन वजीरिस्तान के लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वह किसी भी कीमत पे स्वायत्तता चाहते हैं, भले से दुनिया का कोई देश उनका समर्थन करे या ना करे। इसके लिए उन्होंने अपने आप को सदियों से, मतलब दशकों से नहीं, सदियों से तैयार किया है। आज़ादी से पहले भी, भारत पाकिस्तान की आज़ादी से पहले भी यह क्षेत्र बेहद अशांत रहा है। यहाँ के लोग न पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, न किसी के कंट्रोल में होते हैं, और शायद इसी के कारण से, इसकी विविधता को देखते हुए, इसकी ऑटोनॉमस मोनोपोली को देखते हुए पाकिस्तान ने इसे आतंकवाद का क्षेत्र बना दिया। अब सवाल यही है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा? पाकिस्तान की सेना चुका रही है, पाकिस्तान चुका रहा है। भारत के ऊपर आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। और जो आप दोनों ने कहा कि शायद वो मानवतावादी कदम उठाकर ही और अपनी गलती स्वीकार करके ही पाकिस्तान इस क्षेत्र को शांत कर सकता है। आप दोनों चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए पेन न्यूज के साथ।